हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया के बारे में। यानी कि आपको पता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, उन 3 अंगों में कानून बनाने का जो काम है वो काम विधायिका करती है या व्यवस्थापिका करती है, जिसे हमारे देश में संसद कहकर पुकारा जाता है। तो संसद का जो मुख्य काम है वो तो कानून बनाना है, लेकिन आपको पता है कि संसद का एकमात्र काम कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि संसद का एक काम जो है कार्यपालिका का गठन भी करना है। यानी कि कार्यपालिका भले ही एक प्रकार से सरकार के विधायिका से एक पृथक अंग माने जाते हैं, लेकिन कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विधायिका का कार्य जो है वो केवल कानून बनाना तो है नहीं, बल्कि वो कार्यपालिका का गठन करना है। और कार्यपालिका का गठन वो कैसे करती है, तो आपको पता है कि संसदीय शासन की व्यवस्था होने की वजह से भारत में जो कार्यपालिका होती है वो किसी न किसी रूप में संसद का ही सदस्य होती है। तो संसद ही अपने सदस्यों में से बहुमत प्राप्त जो दल है, उस दल के जो सदस्य जीत कर आते हैं संसद में, उसी से वो क्या करती है, कार्यपालिका का गठन करती है और अपनी तरफ से उसे शासन करने के लिए छोड़ देती है। तो इतनी बात है, यानी कि विधायिका का कभी भी ये मत समझिएगा कि उसका एकमात्र काम जो है वो कानून बनाना। लेकिन फिलहाल अभी मैं बात करूंगा कानून बनाने की। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि संसद में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है। कानून बनाने की ही जो प्रक्रिया है ना, उसे ही विधायी प्रक्रिया यानी संसदीय जो शब्दावली है, उस शब्दावली में उसको विधायी प्रक्रिया कहा जाता है, उसे लेजिस्लेचर प्रोसेस कहकर पुकारा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लेजिस्लेचर प्रोसेस की बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि संसद में जो वाचन होता है, 3 वाचन होता है, 3 वाचन होता है, वो वाचन क्या है, विधेयक किसको कहते हैं, किसको हम अधिनियम कहते हैं, कार्यपालिका किस रूप में विधेयक को लेकर आती है, और साथ में अगर वक्त बचा तो हम बात धन विधेयक, वित्त विधेयक किसको कहते हैं, ये सब भी आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि क्लास बन जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि विधायिका के बहुत सारे कार्यों में से सबसे प्रमुख जो कार्य है वो कानून बनाना, वो विधान बनाना है, और संसद में विधान संबंधी कुछ प्रक्रियाएं ही होती है, इसी वजह से उसे विधायी प्रक्रिया कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, यहां पर हम सबसे पहले यही इसका जो है वो क्या है कि बैकग्राउंड जो हमने आपको बताया कि विधायिका या विधानमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा, देश के लिए संविधान का निर्माण करना। वह विधायिका ही है जो संपूर्ण देश के लिए विधियों का निर्माण करती है, किंतु व्यवहारिक तौर पर यह कार्यपालिका, ठीक है, यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि संसद जो है ना वो खुद से कानून नहीं बनाती है, इसके लिए किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। इनिशिएशन है, यानी कि जो इनिशिएटिव काम है, यानी उसको कह सकते हैं कि उस बारे में जो विधान के रूप में, यानी एक बिल का, यानी कि उस विषय जिससे संबंधित कानून बनने, उस सारे विषय का प्रारूप जो है वो वास्तव में कार्यपालिका ही तैयार करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है क्या है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को ही जो है ये कहा जाता है कि आप जो है वो क्या है कि एक प्रकार से, या कार्यपालिका खुद जो है इस बात का जो है कह सकते हैं वो जरूरत महसूस करती है देश के लिए, और उसे लगता है कि नहीं बनना चाहिए, तो जो वो सरकार से है। और तब देखिएगा कि जो विधान की अगर हम बात करें तो विधेयक अभी आगे पढ़ेंगे, वो 2 तरह के विधेयक होते हैं। एक विधेयक होते हैं सरकारी विधेयक होते हैं, कि अधिकांश जो विधेयक होता है वो विधेयक सरकार के द्वारा ही लाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना कि कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी भी जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी लव जिहाद वाली बात चल रही है, ठीक है ना, तो लव जिहाद के बारे में किसी एक राज्य ने कहा कि हम अपने राज्य में इसके खिलाफ जो है कानून लाएंगे। ठीक है, तो कौन
कह रहा है, उस राज्य का कार्यपालिका कह रहा है, ठीक है। किसी अन्य राज्य का, हरियाणा ने भी कहा है, एमपी ने कहा, ठीक है, उसने कहा कि नहीं, अगर इस तरह का मामला है तो इस पर जरूर जो है सख्त कानून बनना चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उसकी बारंबारता को रोकने के लिए किसी न किसी रूप में सख्त कानून लाया जाना चाहिए। लेकिन बात ये कर कौन रहा है? क्या विधायिका अपनी तरफ से कर रही है, कार्यपालिका कर रही है? तो कार्यपालिका करती है, यानी इसमें पूरा जो माहौल है वो क्रिएट कौन करता है? राज्य की जो कार्यपालिका होती है, या संघ के स्तर पर देखा जाए तो संघ की कार्यपालिका करती है। इसीलिए ज्यादातर जो विधेयक होता है ना, वो विधेयक जो है सरकारी विधेयक ही होता है। हालांकि हमने आपको बताया कि कोई भी प्राइवेट मेंबर्स जो है वो भी एक बिल के रूप में किसी भी प्रस्ताव को वो ला सकता है, जिसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहकर पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो विधायिका या विधानमंडल सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो कार्य क्या है? वो है कार्य देश के लिए विधान का निर्माण करना। यह विधायिका ही है जो संपूर्ण देश के लिए विधियों का निर्माण, किंतु व्यवहारिक तौर पर यह कार्यपालिका अथवा मंत्री परिषद का दायित्व है कि वह विधि निर्माण के किसी भी विषय के संबंध में प्रस्ताव लाए। यानी किसका दायित्व है? कार्यपालिका, मंत्री परिषद का, ठीक है, कि वह विधि निर्माण के किसी विषय के संबंध में प्रस्ताव लाए। संसद में उस प्रस्ताव पर चर्चा एवं वाद विवाद होता है तथा उसे किया जाता है, ठीक है। संसद में विधायी क्या होती है? हमने आपको बताया कि दो चीजें याद रखिएगा, ये विधेयक है और फिर क्या हो जाएगा? अधिनियम, ठीक है ना। विधेयक, अधिनियम। विधेयक मतलब जिससे संबंधित, जिस विषय से संबंधित विधान बनाने हैं, ठीक है, उसकी रूपरेखा जो है वो विधेयक के रूप में होता है। और वो कह सकते सरकार जब उसे संसद पटल पर रखती है तो वो बिल के रूप में होता है, ठीक है, बिल के रूप में होता है। फिर लोकसभा से में डिस्कशन होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में वहां पे पारित होता है, तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है वही बिल। और वो बिल जब राष्ट्रपति का, जब उसमें सिग्नेचर होता है, जब राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वही बिल जो है वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, ठीक है, वही बिल अधिनियम बन जाता है। तो जब तक यही है कि विधि निर्माण की पहल विधेयक के रूप में कार्यपालिका का, और उसे विधि या अधिनियम है, यानी कार्यपालिका लाती है और विधायिका उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाती है। विधायिका में विधान निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे ही विधायी प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर प्रोसेस इन पार्लियामेंट एग्जैक्टली क्या है? तो वास्तव में क्या होता है कि एक जो कानून होता है, जो एक्ट होता है, वो एक्ट के बनने के पूर्व वो एक बिल का शक्ल लिए होता है, ठीक है, बिल के शक्ल में होता है। और बिल जब लोकसभा या राज्यसभा, जैसे क्या होता है कि जैसे साधारण विधेयक है, जैसे धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, तो ये आप समझ जाइए कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब को छोड़ दिया जाए तो ये सब सबसे पहले लोकसभा में ही पारित किया जाता है। लेकिन अगर हम साधारण विधेयक की बात करें, साधारण विधेयक क्या होगा कि वो सारे विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, जो वित्त विधेयक नहीं है, वो सारे के सारे विधेयक कॉमन बिल होगा, वो साधारण विधेयक होगा। और कॉमन बिल के बारे में आर्टिकल 107 ये कहता है कि वो किसी में भी पुनः स्थापित, पुनः स्थापित कहने का मतलब है किसी में भी उसको इंट्रोड्यूस्ड किया जा सकता है, ठीक है, किसी में उसको पुनः स्थापित, यानी किसी भी सदन में, लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में। दूसरी बात क्या होती है कि जो साधारण विधेयक होता है उस विधेयक को किसी भी सदन में रख सकते हैं, और एक सदन पारित करेगा, दूसरा सदन जाएगा, दूसरे सदन और पहले सदन में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो साधारण विधेयक की स्थिति में आर्टिकल 108 जो है वो क्या है कि ज्वाइंट सेशन की बात करता है, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता आपको पता है लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करता है आर्टिकल 118 के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो साधारण विधेयक होगा वो साधारण विधेयक किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोकसभा, जब हम धन विधेयक की बात करेंगे तो वो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है पहली बार, और दूसरी बात राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, उनके प्रायर कंसेंट से जो है वो क्या है कि वही तब रखा जा सकता है लोकसभा में। तो फिलहाल यहां पर इस चीज को समझिएगा, अभी आप साधारण विधेयक वगैरह मत समझिएगा, लेकिन उसमें होता क्या है कि कोई भी विधेयक आता है तो विधेयक जब आता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें 3 रीडिंग्स होते हैं, 3 वाचन, उसको 3 वाचन कहते हैं। और वो वाचन क्या, वाचन का मतलब होता है रीडिंग्स, यानी कि 3 बार उसको पढ़ा जाता है। तो
जो है प्रस्तावक, प्रस्तावक कौन होगा? सरकार का कोई मंत्री वगैरह होगा। कोई प्रस्तावक जो है वो क्या है कि विषय, किसी विषय विशेष से संबंधित जो विधेयक होता है उस विधेयक को संसद के पटल पर रखता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम वाचन जो है उस विधेयक के प्रस्ताव के रूप में संसद पटल पर रखने और फिर संसद सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श, इसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं होता है, हल्का फुल्का विचार विमर्श के बाद जो है जब उसको रखने की अनुमति मिलती है तो होता है कि उसे जो है गैजेट में, राजपत्र में जो है उसको प्रकाशित किया जाता है। तो प्रस्ताव के रूप में रखने और राजपत्र में प्रकाशित होने का जो इस तरह का जो मतलब जो काल होता है, ये जो सेशन होता है, इसको फर्स्ट रीडिंग या प्रथम वाचन का काल कहकर पुकारा जाता है। और सामान्य तौर पर इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशंस जो है वो नहीं होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि द्वितीय वाचन होता है। तो जो सेकंड रीडिंग्स होगा वो सेकंड रीडिंग्स आप समझ जाइए कि किसी भी विधेयक का में अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण वाचन किसका होता है, कौन सा होता है, तो वो द्वितीय वाचन होता है, सेकंड रीडिंग। और इसमें डिस्कशन होता है विस्तार से। और इसमें जो है वो क्या है कि इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहले उसके सामान्य जो है उसका जो विधेयक है, जो उसके विषय है, उस विषय पर बहस होता है। फिर उसके खंड और उपखंड पर जो है विस्तार से जो है वो क्या है कि चर्चा होती है। और इस संदर्भ में क्या होता है कि बहुत सारे, हमने आपको कभी बताया था कि संसद क्या करती है, विभिन्न प्रकार की स्थापना करती है। और समितियों की क्यों स्थापना करती है? तो इसलिए करती है क्योंकि उसमें सदस्य उन बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि उस टेक्निकल पॉइंट्स का हर सदस्य कि उसको सही परिप्रेक्ष्य में वो जांच कर सके, उसको आंक सके। तो इससे यह संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संसद में कुछ समितियां होती है, अस्थाई और तदर्थ, दो प्रकार की होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम विधेयक की बात करें तो विधेयक में भी बहुत सारे मतलब जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल जो है उसमें पॉइंट्स होंगे। तो क्या है कि संसद ये चाहती है, अगर जैसे लोकसभा में गया तो लोकसभा अगर चाहे तो वो क्या है कि प्रवर समिति, आपको हमने बताया था सेलेक्ट कमेटी, कि जब सेलेक्ट कमेटी का जो काम है वो क्या है कि जो विधेयक है उस विधेयक पर विचार विमर्श करना। और ये हर सदन का अपना अपना हो सकता है। ठीक है, हर सदन का अपना अपना हो सकता है, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा का। और आप देखिएगा, हमने आपको सेलेक्ट कमेटी जब बताया था, जब प्रवर समिति की बात की थी, तो लोकसभा का अपना, राज्यसभा का अपना हो सकता है। और अपना होगा तो 30-30 सदस्य होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें कहा जाता है कि उस दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति होती है, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी होती है। और उस ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जब होगा तो वो 2 रेशियो में हो जाएगा उसके सदस्य, यानी 30 सदस्य लोकसभा के हो जाएंगे, राज्यसभा के 15 सदस्य हो जाएंगे और 45 सदस्य मिलकर जो है फिर उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो उस विधेयक पर क्या करेगा कि सेकंड रीडिंग्स में या तो संसद के अंदर विस्तार से चर्चा होती है, और यदि बहुत टेक्निकल है तो उसको प्रवर समिति के पास, सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। और या फिर हर सदन का अपना अपना सेलेक्ट कमेटी होगा, प्रवर समिति, या फिर दोनों सदनों का संयुक्त प्रवर समिति होगा, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी होगा। तो इस तरह से समिति के सदस्यों के पास ये जो है वो दिया जाता है। और समिति फिर क्या करती है, उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है, और माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद अपना प्रतिवेदन वो संसद के पटल पर रखती है। प्रतिवेदन का मतलब हो गया अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार के सम्मुख रखती है। तो देखिए यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जब समिति रिपोर्ट देती है ना, तो जो मंत्री बिल के रूप में उसको रखता है, उस मंत्री पर निर्भर करता है कि वो संशोधित जो बिल है वो बिल वहां पर रखेगा संसद के पटल पर, या जो उसका मूल जो प्रति है वो मूल प्रति वहां पर रखा जाएगा। तो ये जो है वो क्या होता है, तो उसमें जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी कि पारित होता है, और पारित होता है, मान लीजिए कि लोकसभा में रखा गया और लोकसभा की अपनी जो प्रवर समिति है उसने पूरे विचार विमर्श करने के बाद ये कहा कि नहीं ये सही है, तो उसको सारा बहुमत से उसको
लोकसभा में, ठीक है, सॉरी दूसरे सदन में। दूसरे सदन में भी जो है वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसकी भी अगर उस सेलेक्ट कमेटी को देना चाहता है सदन, तो सेलेक्ट कमेटी को देगा, विचार विमर्श करेगा, अगर उसे लगेगा कि ठीक है, फिर वहां से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करेंगे और इसके साथ वो कानून बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, और एक बात और समझिएगा कि जो सेकेंड रीडिंग्स होता है ना, सेकेंड रीडिंग्स में ही जो है वो क्या है कि फाइनल हो, करीब करीब ये तय हो जाता है कि उसके बाद तीसरा जो रीडिंग होता है प्रत्येक सदन में, तृतीय सदन मैं बोलना भूल गया कि जब द्वितीय वाचन में सब क्लियर हो जाता है तो तुरंत पास नहीं होता है, फिर उसका एक बार और रीडिंग होता है, लेकिन वो एक प्रकार से औपचारिकताएं होती है, थोड़ा बहुत देखा जाता है कि क्या है इसमें, फुल स्टॉप जो भी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा बहुत एक कि कुछ और मिस्टेक्स तो नहीं रह गया, बस उसका वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं होता है। तो ये तीन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, तीन प्रक्रिया का पालन किया जाता है, थ्री रीडिंग्स का पालन किया जाता है, और ये एक सदन में होता है, फिर दूसरे सदन में भी वही होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करते हैं तो इसके बाद जो है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक विधेयक की बात है ना, विधेयक की भी अगर उसके प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। वो कई तरह के विधेयक होते हैं, जैसे एक विधेयक हो गया मूल विधेयक, ठीक है। एक विधेयक क्या हो जाएगा, मूल विधेयक, जिसको ओरिजिनल बिल कहा जाता है। मूल विधेयक क्या होता है, मूल विधेयक ये होता है कि जिस पर कोई कानून नहीं बना है कभी, ठीक है, जिस पर कोई कानून नहीं बना। जैसे आर्टिकल 44 है, कॉमन सिविल कोड है, अगर कॉमन सिविल कोड को अगर जो है उसके पक्ष में कोई राय बनती है, आम राय बनती है, तो उस पर जो कानून बनेगा ना, उसके लिए जो भी विधेयक लाए जाएंगे वो मूल विधेयक होगा। मूल विधेयक इसलिए होगा क्योंकि उस पर अभी तक कोई कानून नहीं बना है, और उस कानून में संशोधन के लिए वो कोई विधेयक नहीं बनना है, बल्कि वो पहली बार जब आएगा किसी भी कानून से संबंधित जो है, तो वो हो जाएगा मूल विधेयक हो जाएगा। जैसे ट्रिपल तलाक के संबंध में बात करें तो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं था, ठीक है, कोई कानून नहीं था, तो जो कानून बना या जो कानून बनने की जो प्रक्रिया पूरी हुई, तो उसमें जो है वो क्या हो गया कि उसमें जो है ये जो विधेयक होगा, ऐसे विधेयक को ओरिजिनल बिल कहेंगे, ऐसे विधेयक को मूल विधेयक कहा जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही ना। दूसरा होता है संशोधन विधेयक, ठीक है। जो होता है संशोधन विधेयक जो होता है ना, उसको अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। अमेंडमेंट बिल क्या होता है कि जो पहले से जो कानून बने हुए हैं उस कानून में कुछ सुधार करने हैं, ठीक है, उस कानून में कोई सुधार करना है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे संशोधन बिल कहेंगे, उसको अमेंडमेंट बिल कहकर पुकारा जाता है। और आप समय समय पर देखते रहते होंगे कि कभी टाडा आया, कभी पोटा आया, उसमें सुधार किया गया उसमें, जैसे कि अभी अभी जो है ट्रैफिक जो नियम है, उस ट्रैफिक नियम में बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो सब पहले से कानून बने हुए हैं, उसी में सुधार करके, उसी में अमेंडमेंट करने के लिए अगर कोई बिल लाया जाता है तो उसको अमेंडमेंट बिल या संशोधन बिल कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। तीसरे प्रकार का बिल क्या हो जाएगा, समेकन बिल कहते हैं उसको, ठीक है। सब सारी बातें समझिएगा और एकदम परेशान मत होइएगा, आगे सारी बातें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है और आप इसको जरूर जो है ये सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए लोकसभा राज्यसभा में जो फैक्ट्स है वो सब मिल जाते हैं, ये सब बहुत आसानी से नहीं मिलता, और आसानी से मिलता भी है तो समझ में नहीं आती है बात, लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूं आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो बातें फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए समेकन बिल क्या होता है। समेकन बिल क्या होता है कि किसी विषय विशेष पर बहुत सारे कानून हैं, करना चाहते हैं, उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो फालतू हटाना और सब मिलाकर जो है वो क्या है कि हम एक कानून के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी को इंटीग्रेटेड जो है बिल के रूप में उसको कहा जाएगा, उसको समेकन जो है उसको कंसोलिडेटेड, एग्जैक्ट जो वर्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है वो कंसोलिडेटेड बिल, यानी उसको समेकन जाता है। और चौथे प्रकार का एक बिल क्या हो जाएगा, जब हम संविधान के संशोधन की बात करते हैं। एक होता है संशोधन बिल जिसको अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, और उसमें क्या होता है कि वर्तमान जो कानून है उस कानून में जो परिवर्तन करना, उसमें संशोधन करना वो। लेकिन जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये किसी कानून से संबंधित नहीं होता, बल्कि ये संविधान में ही खुद उसमें संशोधन करने की बात आती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा संविधान संशोधन, यानी उसको बहुत सारे होते हैं। एक ये भी होता है
कि जब राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत जारी किया, आपको पता है, फिर उसको क्या है, संसद के पटल पर रखा जाता है, फिर वहाँ पे 6 सप्ताह तक जो भी डिस्कशंस होते हैं, 6 सप्ताह के बाद फिर या तो वो कानून बनेगा या फिर जो है वो 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब है वो अगर कानून बनने की जो है वो क्या है कि कानून अगर बने तो इसको हम कहेंगे अध्यादेश से संबंधित जो विधेयक है, ठीक है, अध्यादेश का कानून, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं जो मतलब ये कुल मिलाकर ये कैटेगराइजेशन मैंने 5-6 बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो क्या है कि बिल है, बिल के विभिन्न रूप है, और फिर जो कैटेगराइजेशन होता है आपको अब उसी में देखना है कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा फाइनेंशियल बिल है, कौन सा ऑर्डिनरी बिल है, ये अपने आप में जो है वो क्या है कि इसको डिस्कशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई ना कि विधि निर्माण की पहल विधेयक के रूप में कार्यपालिका का और उससे विधि या अधिनियम की अंतिम परिणति तक पहुंचाने का कार्य विधायिका का है। विधायिका में विधान निर्माण की प्रक्रिया ही विधायी प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। और विधेयक और अधिनियम को अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो विधायी प्रक्रिया में विधेयक, ठीक है, शब्द का अभिप्राय है किसी विषय विशेष की रूपरेखा में सरकार कानून बनाना चाहती है। समझ में बात आ रही है, ये किसी विषय विशेष की रूपरेखा होती है जिसके संबंध में सरकार कानून बनाना चाहती है। एक विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता है जब तक कि उसे संसद की दोनों सभाओं का अनुमोदन और राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल जाए। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब आप बहुत सारी बातें सब कुछ जानते हो, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करने की बात आती है, उसको जब लिखने की बात आती है तो दिक्कतें हो जाती है। इस वजह से थोड़ा बहुत जो है मैं डिफाइन भी करता चला जा रहा हूँ ताकि आपके पास प्रॉपर उसको डिफाइन करने शब्दावली भी रहे। तो विधायी प्रक्रिया में विधेयक क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, कैसे कानून बनता है। पहले संसद के दोनों सदनों में के बाद राष्ट्रपति की अगर जाता है बिल जो है वो कानून बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया सरकारी और गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेंबर बिल किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने आपको बताया सरकारी मतलब जो कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, जिसका जो सरकार बनाई है, तो वो जो है जो बिल लाएगा गवर्नमेंट बिल, और जो सरकार में नहीं है लेकिन बिल लाया है तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, उसको बिल कहा जाता है। और अक्सर आप पेपर वगैरह में सुनते होंगे, देखते होंगे, ठीक है ना। तो ये जब आप आज से सुन लोगे ना तो आप ये सारे जो वर्ड्स है, समेकन बिल, मूल विधेयक क्या है, तो ये सब आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी द्वारा पुनः स्थापित बार बार समझिएगा, ठीक है ना। पूरा स्थापित का मतलब है इंट्रोड्यूस्ड करना, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड आएगा प्रतिवेदन, बार बार आएगा। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है रिपोर्ट। तो विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। मंत्री द्वारा पूरा स्थापित यानी इंट्रोड्यूस्ड किए जाने वाले विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है, गवर्नमेंट बिल कहकर पुकारा जाता है। और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूरा स्थापित किए जाने वाले बिल को गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। सदन में प्रस्तुत अधिकांश विधेयक, ये सब याद रखिएगा कि होता क्या है ना कि जो सवाल आते हैं ना कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, 1 2, ठीक है, कुछ दे देगा, पूछा जाएगा फिर कि एक केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है, ठीक है। ये प्रक्रिया अपनाने का रीजन आप समझिएगा कि इसलिए कि कॉन्सेप्ट प्रॉपर हो, ठीक है ना, और रिटन फॉर्म में आपके पास मैटर होना चाहिए। तो ये रिटन फॉर्म में हमने लिख दिया, आप इसको बनाएंगे, लिखेंगे तो यहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा। और 1 और 2 इस तरह का जो भी सवाल आएंगे कॉन्सेप्चुअल, वो सारे सवाल इसी से आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। अगर यहां से सवाल आते तो इसी से रहेगा, इससे इतर सवाल जो है वो नहीं रहेंगे, ये पूरा मेरा भरोसा है अपना, ठीक है। तो सदन में प्रस्तुत अधिकांश विधेयक वस्तुतः सरकारी विधेयक ही होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यद्यपि प्राइवेट मेंबर्स बिल भी होते हैं लेकिन अधिकांश जो संख्या है वो सरकारी विधेयकों की है, ठीक है। फिर हमने विधेयकों के प्रकार बता दिए कि भी ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखा है। विधेयकों के प्रकार, तो पहला प्रकार हो गया एक, ठीक है, ये 2 मान लीजिए,
ठीक है, तीसरा मान लीजिए, और ये डायग्रामेटिक ही है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हो, और एक हो जाएगा और ये, ठीक है, ये हो जाएगा 4। तो मूल विधेयक ओरिजिनल बिल है, क्या है, नए प्रस्ताव, विचार या संबंध, एकदम फ्रेश, ठीक है, इसमें कोई जो है इमिटेशन नहीं है, कोई एकदम नकल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। संशोधन विधेयक हो गया अमेंडमेंट बिल, किसी वर्तमान अधिनियम में संशोधन से संबंधित, ठीक है। संशोधन जो विधेयक है वो किसी वर्तमान अधिनियम में संशोधन से संबंधित जो विधेयक होता है उसे संशोधन विधेयक कहा गया। समेकन विधेयक यानी कंसोलिडेशन जो बिल है वो किसी विषय विशेष पर वर्तमान कानूनों के समेकन से इंटीग्रेशन से संबंधित है, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये संविधान में ही संशोधन से संबंधित विधेयक है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है इस संबंध में कार्रवाई की जाती है, ठीक है। जो विधेयक के प्रकार है हमने आपको एक बताया कि अध्यादेश कि एक था ऐसा विधेयक जिसका उद्देश्य अधिनियमों को जारी रखना होता है जिनकी अवधि समाप्त हो रही है, यानी जो अधिनियम 5 साल के लिए बनाया गया उस अधिनियम को अगर उसका टेन्योर पूरा हो गया और आपको लगता है, संसद को लगता है, सरकार को लगता है कि यह जो है और भी आगे 10 साल के लिए रहे, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1950 में जब हमारे देश का संविधान जो है लागू हुआ, ठीक है, तो संविधान जब लागू हुआ तो उस समय क्या है कि यह कहा गया कि हिंदी ही हमारे देश की राजभाषा है और इंग्लिश अभी फिलहाल तुरंत हटाना सही नहीं होगा, 15 साल का वक्त लेते हैं, 15 साल के बाद इंग्लिश को हटा देंगे और तब तक सरकारी काम काज के लिए जिस शब्दावली की जरूरत होती है हिंदी की पड़ेगी, वो सारी शब्दावली, वो पूरे डिक्शनरी इन 15 सालों में तैयार कर लिए जाएंगे, ठीक है। जब तैयार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हिंदी का हमारे प्रॉपर जो है वर्किंग का मतलब जो है सारे जो शब्दावली होनी चाहिए वो शब्दावली, ये डिसीजन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 15 साल पूरा होने वाला था यानी कि 1965 में, लेकिन उसके पहले ही जो है 1963 ईस्वी में एक अधिनियम लाकर जो 15 साल वाला जो कंटिन्यू जो था टेन्योर उसको जो है बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए करना था। तो कहने का मतलब जो टेन्योर खत्म हो रहा था अब उसमें अगर वो खत्म हो जाने देना है तो खत्म हो जाएगा अपने आप, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इसको कंटिन्यू रखना है, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना, ये 15 साल का है, नहीं इसको अनिश्चित काल के लिए रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो फिर उसमें जो बिल लाओगे ना तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि व्यापकगत का मतलब है लैप्स, ठीक है ना, इसको कहेंगे लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप जानते हैं ना, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, व्यापकगत नीति भी उसको कहते हैं। तो व्यापकगत यानी लैप्स होने वाले जो कानून है उसको जारी रखने वाला यानी उसको कंटिन्यूड रखने वाला जो बिल है उसी बिल को कहा जाएगा व्यापकगत होने वाले कानूनों को जारी रखने वाला विधेयक, ठीक है। ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति जारी अध्यादेश स्थान लेता है, ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको बताया था, अध्यादेशों के स्थान पर आने वाला विधेयक कहा जाता है। ये सब बातें आप सामान्य तौर पर कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इन सारी बातों के डिस्कशन से आपको धीरे धीरे संविधान समझ में आने लगा होगा, ठीक है। थोड़ी देर हो रही है अलग चीज़ है, लेकिन मैंने आपको पहले से कहा कि आप क्या करो कि आप अपनी चीज़ें पढ़ते रहिए, ठीक है। और चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि यही 2 के सब्जेक्ट आपके कंपटीशन में काम करेगा, ठीक है। आप मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग इंग्लिश पढ़िए, ज्योग्राफी है, जो भी जो सिविल सर्विसेज की रही हो और भी पढ़ते रहिए, और ये बीच बीच में ऐसे सारे क्लासेस आ जाएंगे और सारी, और इतना समझ जाइए संविधान में अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है करीब करीब आप समझ जाइए उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। और आपने देखा, लेकिन फिर भी मैं आपके भी आगे चलूंगा, अभी बहुत सारी बातों का डिस्कशन मैं जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे होता जाएगा और आपका जो है उधर, और ये चीज़ जो है जो अभी जो क्लासेस चल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और सामान्य तौर पे जो है बच्चों का इसका जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, और आप खुद महसूस भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए सामान्य विधेयक, आज हम सामान्य विधेयक की बात कर लेते हैं लगे हाथ, और उसके बाद मनी बिल वगैरह और फाइनेंस बिल जो है वो नेक्स्ट क्लास में कहेंगे, ठीक है। तो सामान्य विधेयक क्या हो गया, कोई, मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं कि आप कभी डिफाइन करने को कोई कह देना तो आप खामोश नहीं रहेंगे, आपके पास इतने तरीके होंगे बताने के जो मैं बता रहा हूं, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो फिर आप चुप नहीं बैठेंगे, आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। कोई भी विधेयक जो धन
विधेयक या वित्त विधेयक की श्रेणी में नहीं आता है। सारे के सारे विधेयक ऑर्डिनरी बिल कहलाते हैं। और इसके संबंध में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी, किसी भी सदन में ला सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दोनों सदनों का उस पर समान रूप से अधिकार होता है, ठीक है। तीसरी बात, विवाद होगा तो ज्वाइंट सेशन होगा, ठीक है। चौथी बात क्या है कि चौथी बात यह है कि इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, सिग्नेचर होने के लिए जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या है कि कानून बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, छोटी सी बात आपको पता है। तो यहां पे ये समझिएगा कि कोई भी विधेयक जो धन विधेयक या वित्त विधेयक की श्रेणी में नहीं आता है, सामान्य विधेयक कहलाता है। इसके संबंध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात, साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। हमने आपको बताया धन विधेयक वित्त विधेयक जो रहता है उसमें आपको जो है प्रायर एक कंसेंट लेना पड़ता है, लेकिन साधारण विधेयक के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, सामान्य विधेयक की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्राधिकार यानी ऑथोरिटी जो है समान है, ठीक है। तीसरी बात, सामान्य विधेयक की सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है, जिसका अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के अंतर्गत कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति क्या है, सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए, ठीक है, रिव्यू करने के लिए जो है इसको जो है कंसीडर करने के लिए उसे लौटा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लौटने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो राष्ट्रपति उसे मतलब जो है अनुमति देने के लिए बाध्य। देखिए साधारण जो विधेयक होता है ना उसमें राष्ट्रपति दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति नहीं दे सकते। अनुमति नहीं देने का मतलब वीटो पावर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे, ठीक है। दूसरी बात की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अनुमति दे सकते हैं, उसकी अनुमति दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है एक प्रकार से बिल जो है वो कानून बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सामान्य विधेयक की स्थिति में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा गतिरोध समाप्त किया जाता है। राष्ट्रपति सामान्य विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते। अनुच्छेद 107 के अंतर्गत इस तरह का कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में, हमने आपको बताया आर्टिकल 100 किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि धन विधेयक और केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोई भी साधारण विधेयक दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाता है जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा संशोधन के बिना या संशोधन सहित स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, उसकी स्वीकृति मिलने पर उस पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात यह विधेयक ही अधिनियम या बन जाता है। समझ में बात आ रही है, ठीक है। बहुत आसान है, सरल है। अब देखिए सामान्य विधेयक पर जो वाचन है, जो रीडिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी बिल है, वो रीडिंग्स हम समझें, ठीक है। तो हमने आपको बताया 3 वाचन होते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिएगा 3 वाचन होते हैं, 3 रीडिंग्स होते हैं, और इसमें जो दूसरे नंबर का वाचन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली बात, प्रत्येक साधारण विधेयक को स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद की प्रत्येक सदन अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा 3 बार वाचन किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये साधारण विधेयक की बात हो रही है, ठीक है। राज्यसभा द्वारा 3 बार वाचन किया जाता है, 3 रीडिंग्स किया जाता है। विधेयक प्रस्तुत करने से लेकर, ठीक है, ये पहला रीडिंग हो जाएगा। विधेयक प्रस्तुत करने से लेकर विधेयक के गजट में, ठीक है, गजट में प्रकाशन तक की प्रक्रिया प्रथम वाचन में आती है, ठीक है। ये प्रथम वाचन यानी फर्स्ट रीडिंग में आएगी। प्रस्तावित, ठीक है, प्रस्तावित जो विधेयक है इस चरण में साधारण तौर पर कोई बहस नहीं होता है। क्लियर हो गया फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। अब इसके बाद विधेयक को द्वितीय वाचन हेतु प्रस्तुत किया जाता है और इसके 2 भाग होते हैं। प्रथम विधेयक के उपबंधों पर सामान्य बहस, ठीक है, विधेयक के उपबंधों पर सामान्य बहस, और विधेयक के खंड
उपखंड पर विचार विमर्श, ठीक है। द्वितीय विधेयक, दूसरा क्या हो जाएगा, विधेयक के खंड उपखंड पर विचार विमर्श। सामान्य बहस तब होती है जब विधेयक का प्रस्तावक सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर विचार किया जाए अथवा इसे प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति के पास विचारार्थ भेजा जाए, यानी सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। समझ में बात आ रही है। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों समितियां अस्थायी या तदर्थ समितियां होती है। देखिए समिति के बारे में एक अलग से हमने वीडियो इसलिए बनाया था कि आपको ये पता होनी चाहिए कि संसद की जो समितियां होती है वो क्या होती है और क्यों गठित की जाती है और वो कौन कौन सी समितियां होती है, ठीक है। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये दोनों समितियां अस्थायी या तदर्थ। तदर्थ का मतलब है एडहॉक या टेम्पोररी। इसका मतलब ये हो गया कि विधेयक रोज तो बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, विधेयक के बनने के बाद वो क्या होता है कि वो समिति भंग कर दी जाती है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो जो परमानेंट प्रकृति का होगा, जैसे पराक्रम समिति है, लोक लेखा समिति है, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, ये सब क्या हो जाएगा, परमानेंट नेचर का। लेकिन जब हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें, हम सेलेक्ट कमेटी की बात करें, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की बात करें, ये क्या होता है कि जो संबंधित विधेयक है उस पर विचार विमर्श करने के बाद वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में ये दोनों समितियां अस्थायी या तदर्थ प्रकृति की होती है। प्रवर समिति में केवल लगेगा सदन के सदस्य होते हैं, ठीक। कि सेलेक्ट कमेटी जो ना दोनों सदन के अलग अलग हो सकते हैं और इसलिए अलग अलग होंगे, ये जो है कह सकते हैं धन विधेयक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, क्योंकि धन विधेयक में केवल लोकसभा का पावर ज्यादा है। लेकिन अगर हम सामान्य विधेयक की बात करें तो उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के समान अधिकार है। तो इसीलिए अलग अलग समिति दोनों सदनों के हो सकते हैं और चाहे तो एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का भी गठन हो सकता है। तो यहाँ पे प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी में केवल विधेयक पेश करने वाले सदन के सदस्य होते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य 2:1 के रेशियो में होते हैं, ठीक है। लेकिन संयुक्त समिति का अध्यक्ष विधेयक पर चर्चा करने वाले सदन का होता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये ध्यान रखिएगा कि जो ज्वाइंट कमेटी बनेगा तो जिस विधेयक जिस सदन पे रखा जाता है चर्चा के लिए पहली बार, उसी सदन का सदस्य जो है वो क्या होगा, कोई अध्यक्ष होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह समितियां विधेयक पर खंडवार चर्चा कर, यानी चाहे वो सेलेक्ट कमेटी हो चाहे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी हो, यह समितियां विधेयक पर खंडवार चर्चा कर अपना प्रतिवेदन सदन में पेश करती है। वह विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव भी दे सकती है, ठीक है। वह विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव भी दे सकती है, परंतु यह मंत्री पर निर्भर करता है कि वह सदन में विस्तृत चर्चा के लिए मूल विधेयक को रखता है या फिर संशोधन विधेयक को, ठीक है। इस समिति से वापस आने पर उस पर विस्तार से चर्चा होती है और फिर मतदान होता है। तृतीय वाचन एक औपचारिकता मात्र होता है, इसमें विधेयक पर कोई विशेष चर्चा नहीं होती, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इस चरण से गुजरने के बाद विधेयक उस सदन से पारित हो जाता है। इसके बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस सदन में उपरोक्त प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा भी पारित हो जाता है तो आर्टिकल 111 के अंतर्गत इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होने के साथ ही यह विधेयक जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति यदि इस पर अपनी अनुमति देता है तो वही विधेयक अधिनियम बन जाता है। यदि राष्ट्रपति उस पर वीटो कर देता है तो फिर वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। किंतु ऐसा वह मंत्री परिषद, हमने आपको ऑलरेडी पहले से बताया कि यह मंत्री परिषद के सलाह पर ही करेगा। इसके अतिरिक्त वह इस विधेयक को दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। यदि पुनर्विचार के बाद वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको अनुमति देने के लिए बाध्य, यानी कि जब दोबारा जब पुनर्विचार के बाद आएगा तो फिर आप ये नहीं कहोगे भाई मैं पारित नहीं करूंगा, ठीक है। आप वहां पर फिर जो है आप बाध्य हैं, आपको ऑब्लिगेशन मतलब जो है आपको आप ऑब्लाइज्ड हैं उसको आपको करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये है फिलहाल आज के
मैं इतना ही रखूंगा। साधारण विधेयक की भी बात हो गई, पूरी बात आपने प्रोसेस वगैरह समझ लिया, रीडिंग्स क्या है उसको भी समझ लिया, विधेयक के कितने प्रकार हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मनी बिल है या फाइनेंस बिल है वो क्या होता है, और वास्तव में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहीं पर होता है। उसी के बारे में फिलहाल मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।